तो हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था नेक्रोसिस और सेल इंजरी, जिसमें कि हमने देखा था सेल इंजरी जो होती है वो कैसे टेक प्लेस करती है। जो सेल इंजरी है हमारी, जैसे ही सेल इंजरी होती है तुरंत सेल ट्राई करती है सबसे पहले अडेप्ट कर ले, अडेप्टेशन। ओके, अडेप्टेशन अगर नहीं हो पाती है, अगर इंजरी कंटिन्यू करती है तो सबसे पहले सेल ट्राई करती है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी हो, और उसके बाद भी अगर इंजरी कंटिन्यू हो गई तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, जिसके बाद सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और हमने देखा था सेल डेथ के लिए जो चीज होती है, जैसे कि सेल है तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये तीनों को मानना पड़ेगा तो सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कल तक देख लिया था। इसके बाद हमने टाइप्स देखे थे। टाइप्स जैसे कि हमारे पास हो जाते हैं आपका, यहाँ पे हमने देखा था नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस हमने देखा था कि वो एक तरीके की सेल डेथ है, जिसमें कि वो किस टाइप से होती है, जिसमें कि एटीपी डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, और इसके 5 टाइप्स हमने देखे थे। ठीक है, आज हम अगले टॉपिक की बात करने जा रखे होंगे जो कि होगा एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस में क्या है, देखते हैं। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में देयर आर डिफरेंसेस, तो वो हम देखेंगे कि क्या होता है एपोप्टोसिस में, क्या होता है। एपोप्टोसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एटीपी का यूजेज होता है। ठीक है, और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ। किस टाइप की प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जिसमें कैस्पेस डिपेंडेंट मींस कैस्पेस, कैस्पेस डिपेंडेंट, कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है ये। ठीक है, सो या दिस इज कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब और इसमें एटीपी का यूज होता है। ठीक है, एटीपी का यूज हो रहा है मतलब ये कैसा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस है। वेयर एज अगर हम वहां पे देखें तो वो पैसिव प्रोसेस था, क्योंकि वहां पे एटीपी का यूज नहीं हो रहा था। हमने नेक्रोसिस में डेफिनेशन में देखा था कि वहां इन्फ्लेमेशन होती ही होती है, इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेशन। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्या होता है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल एक बार गो थ्रू करें इसको, तो क्या क्या इसमें, दिस इज कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ एंड इट इज एक्टिव प्रोसेस, इट इज विदाउट इन्फ्लेमेशन। तो ये एक डेफिनेशन बन जाती है एपोप्टोसिस के। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हम इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। तो हमने जैसे कि नेक्रोसिस में देखा था, नेक्रोसिस इज प्योर पैथोलॉजिकल, ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिसीज। ठीक है, लेकिन जो एपोप्टोसिस है वो कैसा होगा, पैथोलॉजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल। इसमें पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम पैथोलॉजिकल में देखें तो पैथोलॉजिकल में बनती है काउंसिलमैन बॉडीज। काउंसिलमैन बॉडीज, काउंसिलमैन बॉडीज आर एक्चुअली एपोप्टोसिस। ठीक है, जिस जो कि देखने को मिलती है आपको हेपेटाइटिस सी वायरस में। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, सी और सी। ठीक है, उसके बाद हम हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसका एग्जांपल हो गया काउंसिलमैन बॉडीज, के बाद कोलोइड बॉडीज। कोलोइड बॉडीज, तो कोलोइड बॉडीज इसको हम साइटोइड बॉडीज भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है सिवेट, सिवेट बॉडीज। ठीक है, ये भी एपोप्टोसिस ही है। इसमें आपको देख, ये किसमें देखने को मिलता है, लाइकेन प्लेक्सस के प्लैनस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप सी, 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 तो सी वाला सारा मटेरियल किस में आ जाता है, एपोप्टोसिस में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने इतना देख लिया, दिस इज पैथोलॉजिकल। नाउ हम फिजियोलॉजिकल देखेंगे। फिजियोलॉजिकल, तो फिजियोलॉजिकल के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस में देखने को मिलता है, ऑर्गेनोजेनेसिस में देखने को मिलता है। तो वहां पे कैसे देखने को मिलता है, इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कह सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जैसे कि हमारी फिंगर्स हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो जब बच्चा होता है तो उसमें यहाँ पे ये बीच की गैप जो है वो बराबर रहता है, टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये टिश्यूज हो गए यहाँ पे। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस अपोप्टोसिस, ये टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये बीच का टिश्यू हटता चला जाता है, इसे तोड़ दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। एंड फाइनली हमें अगर ये चिपका रह गया तो इस कंडीशन को सिंडेक्टाइली कहते हैं, डेक्टाइली, सिंडेक्टाइली कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसे देखने को मिलता है फिजियोलॉजी में एक्यूट इन्फ्लेमेशन केस में, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में। तो यहाँ पे न्यूट्रोफिल क्या होते हैं, क्लियरेंस, न्यूट्रोफिल क्लियरेंस। न्यूट्रोफिल क्लियरेंस मतलब जब न्यूट्रोफिल एक्शन करके चले जाते हैं तो उनको अपोप्टोसिस से हटा दिया जाता है। उसके बाद एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल शेडिंग। एंडोमेट्रियल शेडिंग में क्या रहता है, तो एंडोमेट्रियल शेडिंग में रहता है जब मेंसेस चल रहे होते हैं विमेन में, तो मेंसेस के टाइम पे एंडोमेट्रियम लेयर
साथ में जो भी और एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो शेड आउट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ अपोप्टोसिस। तो ये तीन जगह हमने देखी जहां पे अपोप्टोसिस देखने को मिलेगा। दिस इज रिगार्डिंग अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में हमने देखा कैस्पेस डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, एटीपी डिपेंडेंट होती है, और इन्फ्लेमेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद हमने देखा कि ये पैथोलॉजिकल भी होता है, ये फिजियोलॉजिकल भी होता है। जो पैथोलॉजी के हमने केसेस देखे वो यहाँ पे एक तो हमने काउंसिलमेंट बॉडीज पढ़ा। काउंसिलमेंट बॉडीज में वायरल हेपेटाइटिस सी वायरस होता है, और दूसरा हमने कोलोइड बॉडीज पढ़ा जिसे हम सिवेट बॉडीज भी कहते हैं और जिसको हम साइटोइड बॉडीज भी कहते हैं, और ये होता है लाइकन प्लैनस में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ा, और हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ा, और एंडोमेट्रियल शेडिंग पढ़ी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कीमोथेरेपी की, कीमोथेरेपी के अंदर हमको कैंसर सेल डेथ देखने को मिलती है। कैंसर जो सेल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। यही मतलब होता है कीमोथेरेपी में, यही करा जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही प्रोसेस चलते हैं, नेक्रोसिस भी चलता है और एपोप्टोसिस भी चलता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन चीज होती है वो होती है एपोप्टोसिस। आपकी एपोप्टोसिस मोस्ट यूजुअल देखने को मिलता है ड्यूरिंग दैट थिंग। नाउ हम बात करने वाले हैं कैस्पेस की, कैस्पेस की, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला। तो यहाँ पे कैस्पेस में सी क्या है? सी इज मेड ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू। दिस इज मेड ऑफ सिस्टीन रेसिड्यू, सिस्टीन रेसिड्यू। उसके बाद एएसपी मींस एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। एंड एज मींस यहाँ पे दिस इज एंजाइम फॉर कटिंग। दिस एस्पार्टिक एसिड एक्चुअली क्लीव और कट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। जहां भी एएसपी मिलता है वहां तोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। मान लीजिए एएसपी दिखा फिर तोड़ दिया, फिर एएसपी दिखा उसके बाद फिर तोड़ दिया, और फिर एएसपी दिखा उसके बाद फिर तोड़ दिया। इस तरीके से क्लीविंग चलती है, ठीक है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। मैकेनिज्म ऑफ अपोप्टोसिस। तो मैकेनिज्म में क्या है? तो अब अपोप्टोसिस जो है उसको इनिशिएट करना है, इनिशिएशन। और दूसरा हमारे पास होता है एग्जीक्यूशन। पहले किसी चीज को इनिशिएट किया जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। करना क्या है तो वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमने नेप्रोसिस में क्या किया था, सबसे आउटर सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करी थी, प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय करे थे, और न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय करा था। वही काम यहाँ पे भी करना है, बस उसके टुकड़े कर देना और उनको मैक्रोफेज को खिला देना है, ठीक है। तो इनिशिएशन के लिए कैस्पेस लगता है यहाँ पे। कैस्पेस जो यहाँ पे जरूरत पड़ती है वो होता है 8, 9, 10। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन में कैस्पेस लगता है वो लगता है 3, 4, 3, 6 और 7, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनिशिएशन। इनिशिएशन, तो इनिशिएशन कैसा होता है? इनिशिएशन में दो पाथवे चलते हैं यहाँ पे। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो हमें कैस्पेस रिक्वायरमेंट रहती है वो यहीं से याद कर लेते हैं, एक्स। ई मतलब यहाँ पे एक्सट्रिंसिक, ई इज, ई को थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा 8, और एक्स इज 10। तो कैस्पेस यहाँ पे 8 और 10 इन द एक्सट्रिंसिक पाथवे, और इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 9 की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। 8, 9, 10 ये तीन कैस्पेस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। तो अब इनकी फंक्शनिंग देखेंगे। ये हमारा हो गया मान लीजिए टी सेल्स, और ये हमारी हो गई सेल, ठीक है। अब इसके ऊपर होता है CD95, ठीक है। अब CD95 को हम फास्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। ये डिस्ट्रॉय करना है, बेसिकली सेल को खत्म करने का है अपोप्टोसिस का मतलब। तो उसको कैसे करा जाएगा? तो इसके लिए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो अपना पढ़ने बैठा है। अब क्या होगा, जनरली मेडिकल स्टूडेंट है और पढ़ने बैठा है, पढ़ाई उस पर होगी नहीं, ठीक है। वो क्या कहेगा थोड़ी देर बाद, चलो ग्रुप स्टडी करते हैं, है ना, ठीक है। दो दोस्त और आ गए इसके। अब ये तीनों, है ना, तीनों आके पढ़ने बैठ गए, ठीक है। लेकिन अब पढ़ने बैठे तो सब कुछ करेंगे लोग, पढ़ाई ही नहीं करेंगे सिर्फ। तो पढ़ाई के लिए कौन आएगा? पढ़ाई के लिए आएगा कोई एक्सटर्नल हेल्पर, कोई टीचर आ जाएगा, कोई सीनियर आ जाएगा जो इनकी हेल्प करेगा, जो इन्हें पढ़ा लिखाएगा। तो वो यहाँ पे काम करता है फैट, FAAD, फैट। फैट का मतलब होता है फास्ट एसोसिएटेड, फास्ट एसोसिएटेड, FADD, सॉरी, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। तो ये क्या करवाता है? इन तीनों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है कि चलो भाई अपोप्टोसिस के लिए जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ये फाड का काम क्या करता है? फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन करता क्या है? और इसमें ध्यान रखना है कि ये ट्राइमराइजेशन होता ही होता है इसका,
ट्राइमराइजेशन होता है, उसके बाद फास्ट एसोसिएट डायडोमेन एक्टिवेट हो जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोकैस्पेज 8 और 10, एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ रहे हैं अभी हम, उसको कैस्पेज 8 और 10 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये एक्टिव मिल गया कैस्पेज 8 और 10। ये कैसे हुआ एक्टिव? अपोप्टोसिस की रिक्वायरमेंट पड़ी, जैसे ही अपोप्टोसिस की रिक्वायरमेंट पड़ी, ट्राइमराइजेशन होता है, ट्राइमराइजेशन ऑफ CD95, जिसको हम फास्ट कहते हैं। जैसे ही ट्राइमराइजेशन होता है, फैट आ जाता है, फास्ट एसोसिएटेड डायडोमेन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रो कैस्पेज 810 कैस्पेज 810 में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल। ठीक है, तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जब हमारे ये हो गया, तो इसके लिए इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि, एक सेकेंड में वापस हम स्लाइड पे आते हैं अपनी। या सो हम देखते हैं कि जो हमारा फैट था, जस्ट सेकेंड, या जो हमारा ये फैट था, फ्लिप फ्लिप करके यहाँ पे आएगा प्रोटीन, जो कि क्या करेगा, इसको एंटी कर देगा। दिस इज एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्लिप इज एंटी अपोप्टोटिक और ये एक्सटर्नल पाथवे में ही देखा जाता है। दिस इज व्हाट, एंटी अपोप्टोटिक। फ्लिप इज एंटी अपोप्टोटिक, एंटी अपोप्टोटिक। ठीक है, इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसके बाद हम आते हैं, हाँ, तो ये हमारा हो गया एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम आते हैं इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। तो चलिए इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है? ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे कि हमारा यूवी रेज हो गई, हॉर्मोन्स हो गए, या फिर न्यूट्रिशन हो गया एक फैक्टर, न्यूट्रिशनल या इन्वायरमेंट हो गया। तो इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, हमारे जो सेल है उसमें स्ट्रेस स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि होता है बिम बिड बैड, बिम बिड बैड नॉक्सा प्यूमा। बिम बिड बैड नॉक्सा प्यूमा, ये आपको ध्यान रखना है, ये स्ट्रेस रिसेप्टर्स है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर। जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फैक्टर्स एक्टिवेट हो, मतलब पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, तो स्ट्रेस रिसेप्टर हमारे सेल्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि है बिम बिड, BIM, BIM, बिम बिड बैड नॉक्साप्यूमा। ठीक है, तो ये बिम बिड बैड नॉक्साप्यूमा क्या है, क्या करते हैं? प्रो, हमारी बॉडी में दो चीजें, प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल एंड एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, बिम्बिड बैंड ऑक्सोप्यूमा, जो कि स्ट्रेस रिसेप्टर्स है, प्रो अपोप्टोटिक को इंक्रीज कर देते हैं और एंटी अपोप्टोटिक को डिक्रीज कर देते हैं। हमारा काम क्या है कि अपोप्टोसिस कराना। ठीक है, तो अब जैसे ही ऐसा होता है, तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि पहले हम देखना पड़ेगा कि प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं और एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। तो प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल होते हैं P53, बैक बैक्स एंड BCLXS। ठीक है, और एंटी अपोप्टोटिक होते हैं BCL2, MCL1 एंड BCLXL। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो BC फैमिली है, BCL फैमिली, वो हो गई आपकी एंटी अपोप्टोटिक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो प्रो अपोप्टोटिक क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, एंटी अपोप्टोटिक क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये किसकी वजह से होगा, बिम्बिड बैड नेक्सोप्यूमा स्ट्रेस रिसेप्टर की वजह से। ठीक है, नाउ ये जो प्रो अपोप्टोटिका और एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल जो हमने देखे अभी, ये क्या करते हैं, सिग्नल भेजते हैं। सिग्नल किसको भेजते हैं, सिग्नल टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर से आ गया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या दो चीज निकालता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक तो स्मैक निकालता है, स्मैक को डियाब्लो भी कहते हैं, डियाब्लो, जो कि होता है प्रो एपोप्टोटिक, प्रो एपोप्टोटिक, और एक एंटी एपोप्टोटिक निकलता है जो कि साइटोक्रोम C होता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। चलिए ऐसे रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले अपोप्टोसिस देखा। अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम सेल दैट विच इज कैस्पेज डिपेंडेंट। कैस्पेज में C सिस्टीन रेसिड्यू है, ASP एस्पार्टिक एसिड है, जो कि देख के उसको कट लगाता है, और एज एंजाइम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि नेक्रोसिस से कैसा लगे, इसमें इन्फ्लेमेशन बिल्कुल भी देखने को, वहां पे इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड था नेक्रोसिस, ये इसमें इन्फ्लेमेशन बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा इसमें कि जो एपोप्टोसिस का तरीका है, उसमें हमने दो तरीके देखे। एक होता है आपका जिसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने क्या पढ़ा, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में जस्ट हमने अभी पढ़ा यहाँ पे कि कैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे काम करता है, कैस्पेज डिपेंडेंट है। तो कैस्पेज में क्या क्या होगा, इनिशिएशन और एग्जीक्यूशन हो गया आपका, कैस्पेज 8 9 10, और यहाँ पे 3 6 7 होता है, और प्रो कैस्पेज से कैस्पेज बन जाता है। और इंट्रिंसिक पाथवे अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे में हम बिन बिन बैड नॉक्सा प्यूमा देख लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज हमारी यहाँ पे मिस हो गई है, तो उसको हम अभी थोड़ी टाइम में आगे बढ़ाते हैं कि
अभी इनिशिएशन तो हो गया, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन नहीं करा। तो चलिए पहले ओवरऑल इनिशिएशन ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, प्रो एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक सिग्नल भेजता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि हो गया आपका स्मैक और डियाब्लो। ठीक है, ये प्रो एपोप्टोटिक है। और साइटोक्रोम सी, दूसरी चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलती है, ये ऐड होती है एपीएफ से। एपीएफ क्या है, अपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या काम करेंगे, अपोप्टोजोम कहलाते हैं। अपोप्टोजोम, अपोप्टोजोम कहलाते हैं। इसका काम भी क्या है, ये पूरा इनिशिएशन का प्रोसेस चल रहा है। प्रो कैस्पेस, एग्जीक्यूशन एक साथ पढ़ लेंगे। प्रो कैस्पेस को जो कि 9 है, कैस्पेस 9 में कन्वर्ट कर देता है। कैस्पेस 9, ठीक है, इसको कैस्पेस 9 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे, जो हमने अभी देखा था कि कैस्पेस 8 और 9 इनिशिएशन में काम आ रहा है यहाँ पे एक्सट्रिंसिक पाथवे में, और इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 9। तो हमने दोनों देख लिया, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करवाना है, इसका एग्जीक्यूशन करवाना है। ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं एग्जीक्यूशन पे। तो इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। तो इनिशिएशन में क्या क्या पढ़ा था हमने, तो इनिशिएट करने के लिए आपके दो पाथवे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक वाले में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक वाले में 8 और 9 कैस्पेस लगते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको CD95, जिसको हम फास्ट कहते हैं। तो उसका ट्राइमराइजेशन होगा, फाड़ आ जाएगा। ठीक है, फास्ट एक्टिवेटिंग डेथ डोमेन, उस वो क्या करता है, प्रो कैस्पेस 8 और 9 को, प्रो कैस्पेस 8 और 10 को कैस्पेस 8 और 10 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, उसके बाद अब हमारा कैस्पेस और उसको एंटी एपोप्टोटिक कौन है, फ्लिप। ठीक है, इसके बाद इंट्रिंसिक पे आते हैं। इंट्रिंसिक में हमने क्या देखा, इंट्रिंसिक में हमें कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करना है बेसिकली। तो वो कैसे होगा एक्टिवेट, तो कैस्पेस 9 एक्टिवेट करने के लिए जैसे कोई स्ट्रेस रिसेप्टर सेल को महसूस हुआ, तो बिम बिट बैक नॉक्स ऑफ ह्यूमा इसको सेंस करते हैं, और वो तुरंत क्या करते हैं, प्रो एपोप्टोटिक जो कि है P53 बैक्स BCLXS, ठीक है, उनको इंक्रीज कर देता है। और एंटी अपोप्टोटिक जो कि है BCL2 MCL1 और BCLXL, इनको डिक्रीज कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, प्रो एपोप्टोटिक बढ़ने की वजह से और एंटी अपोप्टोटिक डिक्रीज होने की वजह से सिग्नल भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया दो चीजें निकालता है यहाँ से, साइटोक्रोम सी और स्मैक डियाब्लो। स्मैक डियाब्लो आपका प्रो एपोप्टोटिक है, और जो साइटोक्रोम सी है वो APAF मतलब अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर के साथ मिलके अपोप्टोजोम कहलाता है। और वो अपोप्टोजोम क्या करता है, वो अपोप्टोजोम कन्वर्ट कर देता है प्रो कैस्पेस 9 को कैस्पेस 9 में। अब हमने कैस्पेस पूरा एक्टिवेट कर लिया 8 9 10। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन आना है। तो एग्जीक्यूशन कैसे होता है, तो कैस्पेस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, अब 8 9 10। ये कैस्पेस 8 9 10 क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है, एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट्स करता है कैस्पेस। ये जो 8 9 10 एक्टिवेट करेंगे कैस्पेस 367 को। ठीक है, 367 इनकी वजह से एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि फर्दर एक्टिवेट किया जाएगा फॉस्फोलाइपेस, फॉस्फोलाइपेस, प्रोटीएज एंड न्यूक्लियस। वही अगेन सेम जैसे हमने नेक्रोसिस में पढ़ा था। तो इन तीनों को तोड़ दिया जाएगा। अब इसका जो ब्रेक डाउन किया जाता है, वो किया जाता है आफ्टर एवरी 180 to 200 बेस पेयर। ठीक है, ये कट लगाया जाता है। इसको हम इंटर न्यूक्लियोजोमल न्यूक्लियोजोमल इंटर न्यूक्लियोजोमल क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, ये कट यहाँ पे आफ्टर एवरी 180 बेस पेयर हमें कट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कट देखने को मिलेगा DNA के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ। ठीक है, एपोप्टोसिस का मतलब फॉलिंग ऑफ, मतलब जैसे कि आपका सेल हो गया, तो इसमें मान लीजिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी वगैरह हो गई, न्यूक्लियस हो गया वगैरह वगैरह। तो ये टूट गया, ये टूट गया, इस तरीके से फ्रेगमेंट्स में तोड़ा जाएगा, क्योंकि 180 20 200 बेस पेयर के बाद कट लग रहा है। तो अब काफी सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स क्रिएट हो गए टूट के। ठीक है, अब सेल क्या करेगा, सेल है वो फॉल ऑफ हो गया, फॉल ऑफ इनटू एपोप्टोटिक एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, एपोप्टोटिक बॉडीज। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विद और विदाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, अब एक प्रोसेस हम पढ़ते हैं यहाँ पे, एफ्रोसाइटोसिस। एफ्रोसाइटोसिस क्या होता है, अभी हमारे पास क्या है कि इनको बिल्कुल खत्म कर देने का है, ये जो छोटे छोटे बॉडीज टूट के बनी है अब यहाँ से। ठीक है, तो वो कैसे खत्म होगा, एफ्रोसाइटोसिस से। इसमें एफ्रोसाइटोसिस ये वो बॉडीज हैं जो टूट टूट के बनी है। तो इनके ऊपर तीन चीजें मिलनी चाहिए जो एपोप्टोसिस फर्दर आगे बढ़ जाए। C1q, एक होता है थ्रोम्बो थ्रोम्बोस्पोंडिन, और एक होता है फॉस्फोड फॉस्फेटिडिल फॉस्फेटिडिल सिरिन सिरिन फॉस्फेटिडिल सिरिन। ठीक है, ये तीनों जब एक साथ देखने को मिलते हैं तो ये भेजते हैं ईट मी सिग्नल, ईट मी सिग्नल। अब ईट मी सिग्नल आएगा, किसके पास जाएगा ये ईट मी सिग्नल, टू मैक्रोफेज।
और मैक्रोफेज क्या करेगा, इंगल्फ करेगा, इंगल्फ कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जो फॉस्फेटिडिल सेरीन होता है ये सेल के अंदर मिलता है यहाँ पे, बाकी दोनों बाहर है, C1q और थ्रोम्बोस्पोंडिन बाहर की तरफ है, लेकिन ये फ्लिप करके बाहर की तरफ आता है फॉस्फेटिडिल सेरीन। जैसे ये बाहर की तरफ आता है, अदरवाइज तो दो तो बाहर है ही, ये जैसे ही बाहर की तरफ आता है तुरंत ईट में सिग्नल चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बाद, ठीक है। ये यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज हो रही है नाउ। अब क्वेश्चन आता है कि क्या होगा अगर डिफेक्ट देखने को मिले, डिफेक्ट इन एफ्रोजोम, एफ्रोजोम या फिर एफ्रोसाइटोसिस। अगर इसमें डिफेक्ट देखने को मिला तो बीमारी हो सकती है जो कि SLE, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक है COPD, एक है आपका ब्रोंकियाटिस, ठीक है। तो ये बीमारियां हो सकती हैं अगर आपका डिफेक्ट मिले, डिफेक्ट इन फ्लिपिंग, फ्लिपिंग ना हो जाए फॉस्फेटिडिल सेरीन की, फ्लिपिंग में अगर डिफेक्ट हो जाए ऑफ फॉस्फेटिडिल सेरीन, ठीक है, तो स्कॉट सिंड्रोम हो सकता है, स्कॉट सिंड्रोम हो सकता है, डिफेक्ट देखा जा सकता है एपोप्टोसिस में, और डिफेक्ट इन प्लेटलेट्स, ठीक है। तो कैंसर सेल कैसे सर्वाइव करते हैं, कैंसर सेल इसमें कैसे सर्वाइव करते हैं, तो कैंसर सेल इसमें ऐसे सर्वाइव करते हैं कि उनके ऊपर होता है CD47 रिसेप्टर, ना कि CD95। तो इसका तो प्राइमराइजेशन ही नहीं होगा, फाड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं होगा, फर्दर ईट मी सिग्नल जाएगा नहीं, ये अपने साथ कैरी करके लाता है डू नॉट ईट मी सिग्नल, डू नॉट ईट मी सिग्नल, ठीक, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। नाउ ये जो फ्लिपिंग है, जो हमने एक फ्लिपिंग देखी थी फॉस्फेटिडिल सेरीन की, फॉस्फेटिडिल सेरीन की जो फ्लिपिंग होती है, इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो ये डिटेक्ट करने का काम एनेक्सिन 5 करता है। एनेक्सिन 5 का काम होता है कि वो इस फ्लिपिंग को डिटेक्ट करे, ठीक है। तो इसको हम मार्कर कहते हैं, मार्कर मॉलिक्यूल कौन सा हो गया आपका, एनेक्सिन 5, एनेक्सिन 5। उसके बाद एक होता है मॉलिक्यूलर मार्कर, मॉलिक्यूलर मार्कर कौन है, तो मॉलिक्यूलर मार्कर हो गया आपका CD95, और इसको हम फास्ट भी कहते हैं। ये किसमें देखने को मिलता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अगर हम इसका देखेंगे तो वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।